हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन जितने भी लोगों के एग्ज़ाम हैं तो सबके एडमिट कार्ड निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी को पता है कि 27 अगस्त को सभी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एचआई से रिलेटेड हो, वीआई हो, आईडीडी हो, एएसडी हो। तो सभी जितने भी लोग जो स्पेशल डीएड कर रहे हैं तो सभी बच्चों का 27 को एग्ज़ाम है, जिसका नाम है इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। आज की जो हमारा टॉपिक है तो उसका नाम है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो हम एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एजेंसी होती हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, तो आज हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो शिक्षा की जितनी भी एजेंसियाँ हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला हम देखेंगे फॉर्मल जो एजेंसी होती है तो एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे डिस्कस करेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजेंसी कौन कौन सी होती है, एक फॉर्मल एजेंसी होती है और एक होती है इनफॉर्मल होती है। तो जो फॉर्मल एजेंसी होती है तो उसके अंदर कौन कौन से स्कूल आते हैं, उसके अंदर आते हैं स्पेशल स्कूल और कौन से स्कूल होते हैं रेगुलर स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि शिक्षा के साधन। ठीक है, जो तो जो गॉड तो जो गॉड जो सर जो गॉडफोर जो थॉमसन है, ठीक है, तो उनके अनुसार क्या कहा गया, तो उनके अनुसार शिक्षा के साधन की क्या डेफिनेशन दी गई, तो कि संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। मतलब उनके अनुसार जो वातावरण है वो क्या है, वो व्यक्ति के शिक्षा का साधन है। ठीक है, तो पर इस वातावरण में कुछ तत्व जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में कुछ जो एलिमेंट्स है जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे कि देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला इसमें दे रखा है घर। सेकंड क्या है इसमें, जैसे कि घर एक बहुत अच्छा एलिमेंट है वातावरण का शिक्षा के लिए। सेकंड है यहाँ पे विद्यालय, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन और मनोरंजन और कार्य। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर किस तरीके से एक शिक्षा का साधन है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने घर में सबसे पहले उनकी जो शिक्षिका होती है वो कौन होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो बालक होता है उसकी सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो उसकी शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से, अपने घर से सीखता है। तो जैसे कि हमारे वातावरण में क्या क्या हुआ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो शिक्षा के लिए, तो जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारा स्कूल हो गया, प्रेस हो गया, और क्या है जहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन है, जो कोई व्यवसाय है वहाँ पे भी हमें सीखने को मिलता है, वो भी एक शिक्षा का एक साधन है। सार्वजनिक जीवन भी है, और क्या क्या है, मनोरंजन और कार्य भी शिक्षा का बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, देखते हैं कि शिक्षा के जो साधन है तो उसका अर्थ क्या होता है, कि शिक्षा का साधन जो होता है उसका अर्थ क्या है। तो शिक्षा के साधन का अर्थ है, जैसे साधन को हम अंग्रेजी में एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, इंग्लिश में एजेंसी बोलते हैं साधन को, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साधन बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एजेंसी जो होती है उसका उसका अर्थ क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंसी जो है उसका अर्थ एजेंट होता है, और एजेंट का मतलब क्या होता है, उस वस्तु या व्यक्ति से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब जैसे पता चले कि एजेंट क्या है, तो एजेंट जो है जो कोई कार्य करता है, कोई ऐसा इंसान जो कार्य करता है, कोई कार्य करता है या उसका इम्पैक्ट पड़ता है किसी का, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं, शिक्षा के साधन वे संस्थाएं हैं, वे सारे संस्थान हैं, वे संस्थाएं हैं जो बालक पर कैसा प्रभाव डालती है, शैक्षिक प्रभाव डालती है, तो वो क्या कहलाती है, एजेंसी कहलाती है। ठीक है, तो अब शिक्षा के साधनों के अर्थ को स्पष्ट करें तो हम वीओ जो है वीओ भाटिया ने क्या लिखा इससे रिलेटेड, शिक्षा के साधन से
कि समाज में शिक्षा के कार्य को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया गया। कि समाज में जो शिक्षा है, ठीक है, तो उसके कार्य को के लिए मतलब समाज में शिक्षा को फैलाने के लिए और उसके कार्य को करने के लिए, कि ताकि शिक्षा को अच्छी तरीके से सभी व्यक्तियों के पास पहुंचा जा सके, तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न क्या करा, समाज ने लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या खोला, उन्होंने विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। और इन्हीं संस्थाओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि शिक्षा के साधन का वर्गीकरण वो कितने टाइप्स की होती है और उनका के साधन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षा के साधनों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ठीक है। तो उनके शिक्षा के साधनों को साधारणतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो जो जो शिक्षा के साधन है, जो एजेंसी है, जो समाज ने शिक्षा को फैलाने के लिए जिन जिन विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया, तो उन्होंने शिक्षा के साधन को कितने वर्गों में डिवाइड किया, कितने उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हुआ, तो कैसे हुआ उनका वर्गीकरण, दो प्रकार भागों में उन्हें डिवाइड किया गया, ठीक है। तो पहला जैसे देखते हैं यहाँ पे भाग दिया गया है औपचारिक तथा अनौपचारिक, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट है सक्रिय तथा निष्क्रिय। सक्रिय मतलब क्या होता है, एक्टिव, और दूसरा क्या है, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो शिक्षा के साधन है, तो उन्हें दो टाइप्स में उन्होंने बांटा, ठीक है। तो पहला जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया, और सेकंड जो है वो एक्टिव और इनएक्टिव हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि औपचारिक साधन जो फॉर्मल साधन है वो कौन कौन से हैं, और जो इनफॉर्मल साधन है वो कौन कौन से हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मल साधन, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक साधन, ठीक है। जैसे कि अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि औपचारिक साधन होते क्या हैं शिक्षा के। तो जैसे शिक्षा के औपचारिक जो साधन होते हैं एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते हैं, मतलब उनमें एक पर्टिकुलर क्या बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है, ठीक है, योजना के अनुसार होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई प्लानिंग, एक निश्चित एक पर्टिकुलर जो प्लानिंग होती है उसके अनुसार बनाए जाते हैं। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। कि इसका प्रयोग जो है, जो बालक का जो आचरण होता है उसको रूपांतरित, उसको चेंज करने के लिए औपचारिक साधन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे। इसके निश्चित नियम होते हैं और इसकी देखभाल निपुण व्यक्ति द्वारा की जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज ही वही होती है जिसका एक निश्चित स्थान होता है, देने का निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित समय सारणी होती है। तो वही सब इसमें दिया हुआ है कि एक निश्चित नियम होते हैं इसके, और इसकी देखभाल जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, निपुण व्यक्ति द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। अब आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व है, कौन कौन सी एजेंट हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं ऑफिशियल में। तो हम कौन कौन सी देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन सी आती है, एक तो विद्यालय आता है, पुस्तकालय आता है, और क्या आता है, संग्रहालय आता है। जैसे कि विद्यालय स्कूल आता है, और लाइब्रेरी भी आती है इसमें, और इसमें क्या आता है, म्यूजियम भी आ जाता है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया औपचारिक शिक्षा के औपचारिक साधन, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा कि शिक्षा के औपचारिक साधन में क्या होता है। शिक्षा के औपचारिक साधन में एक निश्चित समय सारणी होती है, और एक निश्चित उद्देश्य होता है, और एक निश्चित एक पर्टिकुलर जो होती है वो प्लानिंग के अनुसार ये दी जाती है, ठीक है। और इसका जो कार्य है वो कौन करता है, एक निपुण व्यक्ति द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन है, ठीक है। तो शिक्षा के जो अनौपचारिक जो साधनों का विकास जो होता है स्वाभाविक रूप से होता है। स्वाभाविक मतलब वो नेचुरली या फिर क्या कहता है ऑटोमेटिक ही हो जाता है, इसका विकास ऑटोमेटिक होता है। और इसमें ना तो कोई निश्चित योजना होती है, और ना ही कोई निश्चित नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल में आपने देखा कि निश्चित योजना भी होती है उसमें, और क्या होता है और निश्चित नियम भी होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वाभाविक होती है। और ना तो इसमें कोई निश्चित
योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियम होते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या क्या आता है। जो शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं तो उनके अंतर्गत कौन सी संस्थाएं आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत परिवार आता है, धर्म आता है, समाज आता है, रेडियो आता है, खेल का मैदान, समाचार पत्र और क्या आते हैं, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें परिवार हो गया, धर्म, समाज, रेडियो, खेल का मैदान हो गया, समाचार पत्र हो गए, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो हमने इसको शिक्षा के साधन था, हमने उसको दो भागों में हमने इसका वर्गीकरण किया था, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा साधन, और सेकंड था सक्रिय और निष्क्रिय शिक्षा साधन। तो हमने यहाँ अभी तक पढ़ लिया है और इनफॉर्मल अभी शिक्षा के साधन को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय साधन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सक्रिय साधन से क्या इसका मीनिंग है। सक्रिय साधन में शिक्षा देने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया होती है, ठीक है। तो जो इसमें जो सक्रिय साधन होते हैं, इसमें जो शिक्षा देने वाले, एक तो देने वाला और जो प्राप्त करने वाले, इसमें कैसा संबंध होता है, इसमें प्रत्यक्ष क्रिया हो, इसमें दोनों ही, चाहे जिस शिक्षा देने वाला है और शिक्षा लेने वाला है, इसमें दोनों ही एक्टिव मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो सक्रिय होते हैं, ठीक है। सक्रिय साधन में एक तो समाज भी इसके अंतर्गत आएगा, परिवार, घर, विद्यालय आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं निष्क्रिय साधन। वे साधन होते हैं, निष्क्रिय साधन वे हैं जिसका प्रभाव एक तरफ होता है। मतलब निष्क्रिय साधन वे साधन होता है जिसका प्रभाव एक तरफ होता है। इस प्रक्रिया में एक पक्ष सक्रिय होता है और दूसरा पक्ष कैसा होता है, एक पक्ष तो सक्रिय है और दूसरा पक्ष जो है वो निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, सक्रिय जो है, सक्रिय में जो है दोनों पक्ष जो होते हैं, दोनों शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला, दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा परिवार में आपने देखा होगा, परिवार के सदस्य आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, तो इसमें दोनों ही एक्टिव है, ठीक है। घर में हो गया, ठीक है। और विद्यालय में आपने देखा है कि स्टूडेंट्स भी एक्टिव है और जो शिक्षा दे रहा है, हमारा जो टीचर है, वो भी एक्टिव है। तो इसमें दोनों जो पक्ष होते हैं, दोनों ही, चाहे शिक्षा देने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला, दोनों ही एक्टिव होते हैं। लेकिन निष्क्रिय साधन में एक पक्ष एक तरफ तो एक्टिव होता है, दूसरा कैसा होता है, इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि सिनेमा, जैसे कि आपने देखा है कि सिनेमा से एक तरफ से हमें नॉलेज मिल रही है और सामने वाला ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो एक तरह से कोई साधन है, ठीक है। उसे हम कभी भी वो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा जहाँ से मिल रही है, तो वो सब क्या होता है, निष्क्रिय साधन होते हैं। जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न, समाचार पत्र और क्या हो गया, प्रेस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने अपनी क्लास में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया। जैसे कि उसमें हमने क्या पढ़ा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। और सेकंड था जो एक्टिव और इनएक्टिव, जिसको हमने पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश की। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।